वेलकम करता हूँ फिर से सभी को फिज़िक्स के एक और मज़ेदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, इसका डेफिनेशन आज हम जानेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आज हम जान लेंगे इस वीडियो में। और अगर हमारे टाइम के अंदर हमने कर लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कर लेते हैं तो हम स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन इन ए ग्लास स्लैब। ठीक है, इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, आइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू, मतलब सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है 45 डिग्री और रिफ्रैक्शन का एंगल है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 30 डिग्री होता है तो स्नेल्स लॉ का मदद करके साइन ऑफ आई मतलब 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर मतलब 30 डिग्री। अभी मुझे पता है कि साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो वैल्यू आएगा √2 मतलब 1.414। ठीक है, तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ओके। तो स्नेल्स लॉ के मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और भी फॉर्मूलेस हैं, कुछ और भी टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जिससे हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। और मैं अगर बोलूँ कि N12 इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैसे बताया जाता है, डिफाइन किया जाता है, मतलब रे जिस मीडियम में घुस रहा है उस वाले मीडियम को पहले रखा जाता है और जिस मीडियम से वो आ रहा है, ठीक है, उसको विथ रेस्पेक्ट टू लिखा जाता है। ठीक है, अभी देखो N12 मतलब मीडियम 1 में क्या कर रहा है? रे घुस रहा है, एंटर कर रहा है। और 2 का मतलब कि वो मीडियम 2 से आ रहा है। ओके, N12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, इसको प्रूफ भी करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे आया, भाई प्रूफ क्या है इसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब N12 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऐसा कहाँ पर है, प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया था भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ GW मतलब ग्लास एंड वाटर। तो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रे जो है वो वाटर के मीडियम से ग्लास के मीडियम में घुस रहा है। अभी जहाँ पर घुसा उस वाले मीडियम को पहले लिखा, मैं ग्लास में घुसा तो ग्लास को पहले G से लिखा, और जिस मीडियम से वो आ रहा है जो कि वाटर है उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रूफ करके। देखो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितने टाइप्स हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स हैं मेनली। क्या क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको मिले कि सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज समथिंग लाइक 1.414, मतलब वो मीन कर रहा है कि उस ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। ठीक है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में रिलेटिव मतलब स्पेसिफिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ना लिखा जाता है तब तक आपको समझना है कि जो भी मतलब अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मतलब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीन करेगा हमेशा। जब तक कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना लिखा हो क्वेश्चन में तब तक आपको समझ जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपको हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मानना है। ओके, अच्छा भाई समझ में तो आ गया, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। अभी मतलब क्या है, डेफिनेशन है इसका। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ऐसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का, ठीक है, ग्लास हो, वाटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर हो, एट्सेट्रा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ और ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा हो
इसका मतलब होता है इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो होगा किसका रेशियो भाई देख लेते हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, मतलब लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में कितना है उसके साथ किसका रेशियो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है उसका रेशियो के साथ, मतलब उसके साथ रेशियो जो होगा वही होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। अभी मुंह से बोल रहा हूँ तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको कैसे ऐसे देखो फॉर्मूले के तरीके से लिखा। देखो क्या बोला था डेफिनेशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है उसके साथ किसका रेशियो, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, रेशियो मतलब क्या, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अभी ग्लास हो सकता है, ग्लास सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा बात। अगर मैं बोलूँ कि भाई ग्लास का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पर, इन एयर और वैक्यूम, हमेशा रहेगा ये कांस्टेंट बात है ये, डिवाइडेड बाय ये क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब जिस मीडियम की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताओ हम किस वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, ग्लास का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा, ग्लास होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा उसके साथ उसकी बात होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा फिक्स्ड रहेगा ये बात, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा याद रखो। देखो इसमें मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होता है तो ओके, तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को किससे डिनोट किया जाता है पता है, स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, और इसका वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एयर और या फिर वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ओके। तो सी तो हो गया, डिवाइडेड बाई वी। अभी वी क्या है, वी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है उसके बारे में, इसलिए हमने इसको वी माना है। अभी वी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, ठीक है, वी का वैल्यू जो है वो वेराई करेगा, लेकिन सी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा हमेशा। तो ये वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा, और वी में सिर्फ चेंजेस आएंगे, वी में चेंजेस आ सकते हैं या फिर एन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट से आपको याद कैसे रखना है कि किस में क्या होगा, एब्सोल्यूट में देखो ए है सबसे पहले, ए से आपको याद रखना है ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, ओके। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में कितना है, लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में कितना है, और उस पर्टिकुलर मीडियम में कितना है उसका रेशियो, बस उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो फार्मूला मिल गया। अच्छा, तो एब्सोल्यूट में तो ऐसा है, तो रिलेटिव में क्या होगा, रिलेटिव में मतलब क्या, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस एक वाले मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो होगा ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन पढ़ने से समझ में आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज। अभी हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर मीडियम 2 और मीडियम 1 ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिया था, यहाँ पर बोला कि ऑफ एनी मीडियम, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडियम सेम हो रहा है, सेम रहा, मीडियम सेम कैसे, देखो ये वाला मीडियम क्या है, एयर या फिर वैक्यूम, मतलब क्या गैसियस मीडियम है, और ये ऊपर वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, सी जो है हमेशा कांस्टेंट है, मतलब क्या कि ऊपर वाला जो मीडियम है, मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रहा है वो हमेशा क्या है, एयर ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में स्पेसिफिकली और मीडियम 1 2 नहीं लिखा, बिकॉज ऊपर वाला मीडियम हमेशा एयर या फिर वैक्यूम होगा, ओके। इसलिए इसका नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट का मतलब परमानेंट भी कह सकते हो, ऐसे याद करके रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, तो रिलेटिव में तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा एयर में ही होगा। अभी एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है भाई, सॉलिड हो सकता, मतलब सॉलिड, ग्लास, लिक्विड, वाटर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मीडियम 2 दे दिया। अभी मीडियम 2 के जगह पर ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। मीडियम 1 के जगह पर भी क्या हो सकता है, ग्लास, वाटर एंड सॉलिड हो सकता है। ओके, ग्लास, वाटर, सॉलिड, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो मीडियम 2 और मीडियम 1 में मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि मीडियम 1 और 2 होगा। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला हमेशा एयर है, इसलिए यहाँ पर ऑफ ए मीडियम लिखा है। यहाँ पर मीडियम 1 2 नहीं लिखा, बिकॉज पहला वाला मीडियम तो हमेशा एयर है, तो स्पेसिफिकली और ऐसा बोलने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ऊपर वाला हमेशा मीडियम एयर ही रहेगा या फिर वैक्यूम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर का मीडियम एयर हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। वैसे ही मीडियम 1 भी क्या हो सकता है, या तो एयर, या तो गैस, सॉरी ना तो, या तो एयर, वाटर या फिर ग्लास, ठीक है, या फिर कुछ सॉलिड। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऑफ मीडियम 2 मतलब क्या, N21। अभी N21 का मतलब क्या था, मतलब रे जिस मीडियम में घुस रहा है, रे जिस मीडियम में घुस रहा है उस वाले मीडियम को पहले लिखा जाता है 2 को, और जिस वाले मीडियम से रे आ रहा है उसको लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। हमेशा देखो विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो मीडियम लिखा जाएगा 1 2 x y z कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा ऊपर वाले को बताया जाता है, मतलब हमेशा ये जिस वाले मीडियम से आ रहा है उसको समझाया जाता है, मीन किया जाता है, ठीक है। ओके, तो समझ गया भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड इज डिनोटेड बाय N21। ओके, नाइस, वेरी गुड। क्या समझाया गया है कि अगर मैं आपको अगर कोई आपको पूछे कि भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दे सपोज ग्लास और वाटर का, तो क्या बोलोगे, कैसा बोलोगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 का अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका वैल्यू बराबर होगा कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड कितना है, सपोज XYZ, और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना है, सपोज ABC। उसका रेशियो जो होगा वही होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अभी फार्मूला से देखो, समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा आपको। देखो N21 मतलब क्या, अच्छा देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N21 से डिनोट किया जाता है या फिर N12 से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। जनरली N21 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके, जनरल वाले केस को हमने लिखा। तो देखो N21 मतलब क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसे लिखा, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा हमेशा। जब भी आप रिलेटिव बोलोगे तभी आपको फुल सेंटेंस में बोलना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम है, क्या मीडियम है, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, डिवाइड कर दो किसके साथ, मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना है, जो वैल्यू आएगा वही होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसको फॉर्मूला तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि N21 इक्वल टू V1। V1 मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसलिए V1। और V2 मतलब क्या, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसलिए V2। ओके, अच्छा अभी अगर आपने मुझे पूछा कि भाई मैं अभी 1 2 लिखना चाहता हूँ, 2 1 नहीं, तो सुंदर लगता है N12 सुंदर लगता है, तो कैसे लिखोगे, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है भाई वो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि N12, इसका मतलब पहले बताता हूँ, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या होगा बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, 1 मतलब क्या, मीडियम 1 मतलब क्या, मीडियम 1 में घुस रहा है रे, लेकिन आ कहाँ से रहा है, मीडियम 2 से। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लिखो पहले, ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब क्या समझे, क्या समझाया था मैंने आपको, मतलब रे जो है, लाइट का जो रे है वो मीडियम 1 में घुस रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, वो मीडियम 2 से आ रहा है, लाइक दिस। ये है इंटरफेस, रे आ रहा है मीडियम 2 से और घुस रहा है मीडियम कितना, मीडियम 1 में, और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। ओके, इस
इसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये समझ गया है भाई N12। अब इसको लिखोगे कैसे भाई, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे इसको, फार्मूला से कैसे लिखोगे, N12 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बताओ बताओ जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा इन मीडियम 1 और 2, क्या होगा मीडियम 1 और 2, पहला मीडियम कौन है, पहला मीडियम 2 है तो मीडियम 2 लिखना पड़ेगा आपको, मतलब रे जहाँ से आ रहा है वो वाला मीडियम पहले लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, देखो 1 लास्ट में है, मतलब क्या लाइट मीडियम 1 से आ रहा है, तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इसलिए मीडियम 1 को पहले लिखा क्योंकि वो वहाँ से क्या हो रहा है, रे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रे आ कहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भाई रे मीडियम 2 से आ रहा है, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके फिर रेशियो बोला मतलब क्या, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्योंकि मीडियम 1 में घुस रहा है लाइट, आ नहीं रहा है, मीडियम 1 में घुस रहा है, ठीक है, ये सेकंड मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, इसको फॉर्मूला की तरीके से लिखोगे तो N12 इक्वल टू V2 क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है तो V2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब V1, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो सकता है भाई, आपकी मर्ज़ी है। ओके ये भी एक फार्मूला ज़रूर हो सकता है, ठीक, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। आ जाओ भाई तुम नीचे, ओके आ गया है आइए। अच्छा अभी जो है हम प्रूफ करेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, देखो देखिए मुझे बताओ n इक्वल टू C बाई वी, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो, मैंने एब्सोल्यूट वाला लिया, आप रिलेटिव वाला भी चेक कर सकते हो। देखो C बाई वी, C मीन्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट मीडियम, एयर और वैक्यूम। मुझे बताओ स्पीड का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का, तो आप बोलोगे भाई मीटर पर सेकेंड, ओके वेरी नाइस। और v क्या है भाई, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पार्टिकुलर मीडियम जिसकी बात हम करेंगे, तो सॉरी मीडियम की बात होगा, तो इसको v से डिनोट किया जाता है। देखो भाई यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकंड डिवाइड में है, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रीज़न क्या है, रीज़न है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर या फिर सेम यूनिट्स, ये लिखना है सेम यूनिट्स, या लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, सिंस इट्स रेशियो, इट्स एन लिखूँगा, इट्स द रेशियो लिख देता हूँ, इट्स द रेशियो ऑफ टू सेम और सिमिलर यूनिट्स, ठीक है। अभी बहुत सारे रेशियोज़ हैं जिनका यूनिट होता है, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत करो, हमें पता है एक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है कितना, प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता था कि फोर्स बाय एरिया होता है भाई, क्लास 7 या 8 में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रेशर भी क्या है, एक रेशियो है, किसका रेशियो, फोर्स बाय एरिया का रेशियो, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, एन से डिनोट किया जाता है, डिवाइडेड बाय एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। क्या दोनों यूनिट्स बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं जाएंगे, तो यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोला जाता है, पास्कल PA, ठीक है ना। रेशियो ये भी है लेकिन सिमिलर या फिर सेम यूनिट्स का रेशियो नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं गया और यूनिट जैसा का वैसा ही रह गया, ओके। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस में दोनों ही रेशियो बराबर है क्योंकि दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ना, दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट्स हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों कैंसिलम होकर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, इसलिए यूनिटलेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये मत सोचना भाई रेशियो है इसलिए हमेशा यूनिटलेस होगा, ऐसा नहीं, कुछ रेशियोज़ के सेम यूनिट्स होते हैं इसलिए रेशियोलेस होता है, यूनिटलेस होता है,
ओके, फिर अभी प्रूफ करेंगे ये वाला प्रूफ कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर कैसे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो पहला मीडियम है वाटर और दूसरा मीडियम है ग्लास। ठीक है, तो NGW मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ऐसा दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा फार्मूला आई गेस मिल गया। लेकिन ये प्रूफ कैसे हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन आता है प्रूफ कैसे हुआ। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, oh sorry, prove that the relative, ठीक है, रिलेटिव की बात हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिलेटिव ही होगा भाई, बिकॉज ऊपर का मीडियम क्या है, ऊपर का मीडियम एयर नहीं है, एयर के अलावा है। ओके, अगर एयर होता तो एब्सोल्यूट हो जाता। प्रूव दैट अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। मतलब पहला मीडियम कौन है, पहला मीडियम है अपना मीडियम टू, सॉरी मीडियम वन, इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेटिव है, इससे तो मीडियम वन मीडियम टू आया। अगर रिलेटिव नहीं होता तो मीडियम वन मीडियम टू आता क्या, नहीं आता। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, कहाँ रिलेटिव से कहाँ एब्सोल्यूट चले गए। अरे भाई रुको, भाई रुको, थोड़ा वेट करो। इसका क्वेश्चन और देकर भी आता है, कभी कभी ऐसे भी आता है कि शो या फिर प्रूव डैट N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, वेयर हाँ इतना ही, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसको प्रूफ कैसे करें। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम टू और विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन का, उसको हम उन्हीं मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में भी लिख सकते हैं। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मीडियम वन, ठीक है, मीडियम वन और मीडियम टू है हमारे पास, ठीक है, इनका अगर मैं एब्सोल्यूट लिखने जाऊँ तो कैसा होगा। ठीक है, मान लेते हैं मीडियम वन जो है वो एयर है, ठीक है, तब हम इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट में। कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मीडियम वन बाय मीडियम टू, ये तो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अगर मैं रिलेटिव में लिखने जाऊँ तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि कैसे लिखूँगा इसको, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एन लिख दो भाई, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू ऐसे लिखूँगा। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ यार, वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू, ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट होगा। और v1 जो है वो वेलोसिटी, अच्छा इसको cy लिख सकता हूँ, ठीक है, c भी लिख सकता हूँ बिकॉज मीडियम वन तो एयर है ना, हमने एज्यूम किया है। और अगर मीडियम वन एयर ना होकर कुछ और होता, अपार्ट नहीं, अदर देन एयर, तो क्या लिखते हैं रिलेटिव में, v1/v2। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। कैसे प्रूफ करोगे बताओ, इसका वैल्यू इसके बराबर है भाई, ठीक है ना, ऐसा प्रूफ करना है। आइए करते हैं प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है प्रूफ। ओके, क्या प्रूफ लिखा, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया लेट n1
and 2 are the absolute refractive indices. indices मतलब क्या, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म, ठीक है. absolute indices indices of medium 1 and medium 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. अभी देखो भाई, मीडियम 1 का भाई एक अलग सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि देखो भाई मीडियम 1 जो है अगर वो एयर होता है, ठीक है, अगर मीडियम 1 एयर होता है तो ये होगा मीडियम 1 अगर एयर होता है, अगर मीडियम 1 सपोज ग्लास होता है, क्योंकि एयर नहीं होगा, क्या चप्पट हो जाएगा से बात करेंगे. मीडियम 1 अगर ग्लास होता है तो क्या होगा फॉर्मूला, एब्सोल्यूट बोला मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ग्लास, ठीक है, सिर्फ VG लिखा, ठीक है. और मीडियम 2 का अगर मैं बोलूँ कि मीडियम 2 एक वाटर है, लिक्विड है सब्सटेंस, ठीक है. मीडियम 2 अगर ग्लास नहीं, सपोज अभी वाटर है, तो क्या होगा फिर से C/VW, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट रहेगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है. तो हमने क्या कर दिया कि भाई मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने N1 मान लिया, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, वो N2 मान लिया. ओके, रेस्पेक्टिवली. और मान लिया एंड लेट V1 and V2 are the speeds of light in a two media, ठीक है. मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, मतलब V1 V2 मान लिया उसको हमने, ठीक है. ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, ये 2 मीडियम की बात कर रहा है, ये C की बात नहीं कर रहा, ठीक है, V की बात कर रहा है. C/V में से V की बात कर रहा है, ओके, क्योंकि C का वैल्यू तो कांस्टेंट है. ओके, आइए इसके बाद क्या है देख लेते हैं. अच्छा मुझे बताओ, हमारे पास वेलोसिटी हमें वेलोसिटी पता है मीडियम का, मतलब लाइट ऑफ स्पीड कितना है उस मीडियम में उसको पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लिया, ओके. तो मुझे बताओ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट वाला. तो आप बोलोगे भाई कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर मतलब C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मतलब मीडियम 1 मतलब V1, ओके, क्योंकि हमने V1 मीडियम 1 का जो स्पीड है हमने V1 मान लिया था, ठीक है, लेट किया था. तो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ओके. अब ये मीडियम 2 का क्या होगा, N2 इक्वल टू C कांस्टेंट रहेगा डिवाइडेड बाय व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 V2 मान लिया था हमने, ओके. वो यार लिख दो भाई ब्रैकेट में, जो कुछ लोगों को समझ नहीं आता. C इक्वल टू मतलब टीचर्स को वो कहते हैं भाई तुमने लिखा क्यों नहीं भाई, C क्या है हमें कैसे पता चलेगा. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिख दो, ठीक है. उनसे छुटकारा पाने के लिए ये वाला सेंटेंस ज़रूर लिख देना, नहीं तो वो लोग काटने के लिए मार्क्स जो है वो रेडी हो जाते हैं ना. अच्छा, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V1, ठीक है, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N2 है इज इक्वल टू C/V2, ओके. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये बताओ. द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जब भी रिलेटिव बात आता है तो मीडियम 2 मीडियम 1 आ जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब जिस मीडियम में लाइट घुस रहा है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब जिस मीडियम से लाइट आया है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, N21 होगा, ठीक है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे डिनोट किया जाता है. तो क्या था उसका फॉर्मूला, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके, V1 और V2. लेकिन अगर हम दोनों ऊपर नीचे C से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे क्या किया, V1 को C से डिवाइड कर दिया और V2 को भी C से डिवाइड कर दिया. हमारी मर्ज़ी भाई हम कर सकते हैं.
मेरा मर्जी, ओके, मेरा मर्जी, मैं इसको ऐसा करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्ट्रेट होगा, ओके, दोनों को सी से डिवाइड कर दूँगा। तो डिवाइड हो गया मतलब क्या, ऐसा होगा V1/C डिवाइडेड बाई V2/C। अभी डिवाइड का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो भैया, V1/C इंटू C बाई, अरे इसको हटाओ भाई, C बाई V2, ओके, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ओके। फिर अभी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C बाई V2 डिवाइडेड बाई C बाई V1, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो आप चाहो तो ये दोनों स्टेप्स आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको समझने के वाला मैंने लिखा। तो देखो भाई, C ऊपर चला गया दोनों, और C ऊपर चला गया मतलब रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो रेसिप्रोकल होने के बाद C ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, और V2 इधर चला गया और C ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये कुछ जाना पहचाना है। देखो C बाई V2 क्या था, C बाई V2 इज़ नथिंग बट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, N2 लिख दो भाई, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे। अरे भाई तुम क्या नखरे क्यों दिखाते हो इतना, तुमको हमने स्ट्रेट होने के लिए बोला, तुम तो नखरे दिखा रहे हो भाई, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जब तक सीधा नहीं होगा तब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई, अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, तो C बाई V2 मतलब N2, और C बाई V1 मतलब क्या था भाई, देखो C बाई V1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 N1, ठीक है। तो इसकी जगह पर लिख दो भाई N1, और ये किसके बराबर था, ये N21 के बराबर था, N21 के बराबर था, ओके। तो प्रूफ हो गया हमारा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी दो मीडियम्स के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से इंडाइसेस के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, होता है एक्चुअली। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, पहले मतलब क्या, ऑफ मीडियम 2, मतलब जहाँ पर घुस रहा है रे, विथ रेस्पेक्ट टू 1 मतलब क्या, जहाँ से रे आया है। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू N2 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एब्सोल्यूट, ठीक है। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या था भाई, N2 मतलब क्या, मीडियम 2 का, ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N1 मतलब क्या था भाई, सेम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना भूल गया, सॉरी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 मतलब क्या था भाई, ऑफ मीडियम 1, ठीक है। प्रूफ हो गया, प्रूफ कर लिया हमने कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट के बीच में एक रिलेशन ज़रूर है, ओके भाई, बहुत अच्छा रिलेशन है, ओके। तो इसको भी मार्क कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमारा नॉलेज फुलफिल हो चुका है थोड़ा बहुत, आई होप सो। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है, अच्छा, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब यूज़ क्या है भाई, इसका
क्या हेल्प करता है ये हमें, फिजिकल वाला हेल्प। ओके, सो इसका हेल्प कुछ ऐसा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये हमें ये बताता है, मतलब ये बताने की कोशिश करता है, मदद करता है कि, लिख लेता हूँ यहाँ पर, इट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट the speed of light changes when it enters the medium from air। अभी देखो भाई, फ्रॉम एयर बोला मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ओके, मैं आपको बोला था जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा आएगा मतलब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये हमें मदद करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। ये हमें हिसाब किताब करके देगा, क्या किसका हिसाब किताब, ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना था और अभी उस मीडियम में घुसने के बाद कितना है, उसका वैल्यू, उसका मेजरमेंट करके ये देगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सिंपल भाषा में स्पीड ऑफ लाइट में कितना बदलाव आया है उसको ही हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ठीक है भाई, समझ में तो आ गया है। अच्छा, अभी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। व्हाट द फैक्टर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन। किस किस फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है, सॉलिड हुआ तो डेंसर मीडियम, वाटर हुआ तब भी डेंसर, और अगर एयर हुआ या फिर गैसेस हुआ तो रेयरर मीडियम। तो नेचुरल मतलब गैसेस नहीं, एयर हुआ तो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। मतलब मीडियम का मटेरियल का नेचर क्या है, अभी वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उस पर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि देखो, पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और हवा में कम है, एयर में कम है, मतलब मीडियम का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम का नेचर कैसा है, ठीक है, लगभग इसके साथ सेम ही है, कह सकते हो लगभग इसके साथ सेम ही है। इसमें मटेरियल का नेचर पूछा है, इसमें सराउंडिंग का मीडियम पूछा है, ओके। थर्ड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मतलब किस लाइट को यूज़ किया गया है। सपोज़ अगर लेज़र लाइट हमने यूज़ किया रेड कलर का, तो वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर भी सकता है या फिर ना भी कर सकता है, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर वेवलेंथ थोड़ा बहुत कम हुआ तो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुआ तो कम रिफ्रैक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वायलेट कलर का जो है ना, वायलेट जो है उसका अगर हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं तो वायलेट का लीस्ट वेवलेंथ होता है, मतलब वेवलेंथ कम होता है, और वेवलेंथ कम मतलब क्या, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो लीस्ट वेवलेंथ मीन्स ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। और अगर रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर का ग्रेटर वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है मतलब कम रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट, ओके।
बैंड करेगा, मतलब इसका होगा लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है? जिसका वेवलेंथ कम है। तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से वेवलेंथ कम हो जाता है, मतलब वेवलेंथ कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब वेवलेंथ कम, या फिर वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कब होगा? जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग, इसका भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक लिख के रख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉलर लेस स्पीड ऑफ लाइट, लेस भी, अच्छा रुको इसको ऐसे लिखो। अगर देखो हमें पता है कि n इक्वल टू सी बाई वी। ओके, अगर इस केस में पहला केस, अगर v का जो वैल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम अगर छोटा होता है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम से, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, हायर होता है। ओके, ऑफ दैट मीडियम। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ओके, समझ में आ गया? ओके, और मटेरियल तो को समझा दिया। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम मतलब क्या, ठीक है, शॉर्टकट में लिख के रख सकते हो। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम मतलब जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। ठीक है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं लिख देता हूँ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n। और अगर मैं बोलूँ कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होने से। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, अगर आपको बोल दिया जाए कि केरोसिन नाम का एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेते हैं 1.44, ओके 1.44, और एक है भाई टर्पेंटीन या फिर टर्पेंटाइन, भाई पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसका, जो भी हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मान लेते हैं 1.47, गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में 1.47। और एक है कि वाटर, ठीक है, पानी है, पानी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अगर आपको पूछे कि किस वाले मीडियम से जाने पर लाइट का जो स्पीड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब किस वाले मीडियम से लाइट जल्दी पास करेगा, ठीक है, फास्टर मूव करेगा या ट्रेवल करेगा, कुछ भी आप मान सकते हो। तो कैसे करोगे इसको? तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों को पता है, n इक्वल टू सी बाई वी। ओके, सी बाई वी। अगर मैं v को उस तरफ लेके जाऊँ, मतलब v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेके जाऊँ, n को नीचे इस तरफ लेके आऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे लिखूँगा इसको? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? तो देखो भाई, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये 1/n है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे, ठीक है, ऐसे आँखों के अंदाज से आप देख सकते हो। मतलब इन्वर्सली मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा उस मीडियम में, एयर में नहीं, उस मीडियम में। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ उस मीडियम का तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लेस। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो कि n कम हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और n का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर n का वैल्यू सबसे कम होगा तभी क्या होगा? वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा उस मीडियम में। तो n का वैल्यू सबसे कम किस में है? वाटर में है। ठीक है, तो पानी से जो रे है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, तो आंसर होगा हमारा पानी। ठीक है, ओके, तो पानी होगा इसका आंसर। पानी में से सबसे
तेज़ी से लाइट गुजरेगी या फिर ट्रैवल करेगी। ओके, आपकी मर्ज़ी कैसे आप इसको बोलना चाहते हो। फिर क्योंकि टाइम बच गया है, अभी भी 15 मिनट्स बाकी हैं 1 आवर होने को, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लास्ट टॉपिक है आज का, ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो है सॉलिड है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जब भी एक लाइट का रे ग्लास स्लैब से पास करता है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ रिफ्रैक्शन हो जाता है, हादसा हो जाता है, हादसा। और हादसे का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। ओके, सो मैंने लिख दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास स्लैब ऑब्लिकली, मतलब कुछ एंगल बना के गिरता है, इट इमर्जेस आउट, ये निकल के आता है। इमर्ज मतलब निकल के आना, टू कम आउट ऑफ द ग्लास, ग्लास से निकल के आता है। कैसे? पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट जिस जगह से एक्चुअली में जाना चाहिए उस जगह से नहीं जाता, बल्कि उससे दूर भागता है या फिर उसके पास से जाता है, नॉर्मल के पास से या फिर नॉर्मल से दूर भाग के जाता है ना। ओके, तो बोला है कि जो रे निकलेगा वो उसके ओरिजिनल प्रोपगेशन से पैरेलल होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। दिखाऊंगा मैं ड्रॉप करके, अब जाओ, ठीक है। तो ओरिजिनल जहाँ से उसको जाना चाहिए था उसके पैरेलल ही जाएगा वो। पैरेलल मतलब क्या? एकदम सेम डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, लेकिन मीट नहीं करेगा। ओके, हाउएवर देयर इज अ शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। शिफ्ट मतलब क्या? थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया है, अपनी जगह से, अपने ओरिजिनल जगह से वो क्या हो चुका है? मूव हो चुका है। इसको हम कहते हैं शिफ्ट, ठीक है। इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जहाँ एक्चुअली में जाना चाहिए था उस जगह से ना जाकर थोड़ा सा हट के गया है, ठीक है। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, बात करेंगे इमर्जेंट रे के बारे में, कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाई XY। XY से डिनोट नहीं किया जाता है, बल्कि मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ उसमें मैंने इसको XY से डिनोट किया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ओके, मैं करूँगा आपके सामने ड्राइंग कैसे करना है इसको, फिगर को, ठीक है। समझाऊँगा इसको बाद में, पहले इसको समझा लेता हूँ। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता ही है, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसको हम एंगल इंसिडेंस बोलते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जिस एंगल को जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे R से डिनोट किया जाता है, इसको I से डिनोट किया जाता है। अभी नया टर्म है ये कुछ नया है। क्या है? द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको स्मॉल e से डिनोट किया जाता है। इसको देखेंगे भाई, ठीक है। इमर्जेंट रे मतलब क्या? जो कि निकल के आया है, तो ग्लास स्लैब से निकल के आया उस वाले रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। आइए ड्रॉ करते हैं। ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब का ऐसा होता है, ठीक है। इसको ग्लास स्लैब कहा जाता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ओके, तो घबराना नहीं है, कैसे ड्रॉ करें भाई, कैसे ड्रॉ करें, चिंता मत करो। तो मान लेते इसका नाम दे देते हैं, बाउंड्री का नाम देते हैं PQRS, ठीक है। मर्जी से दे रहा हूँ, आप ABCD भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हमने क्या किया, एक रे को हमने बुलाया, भाई आजा, एक रे आया, ऐसे करके गिरा ऑब्लिकली, एक कुछ एंगल बना के गिरा। ओके, तो इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है, इस वाले रे को नाम देते हैं A। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम नाम दे देते हैं O। ओके, अभी नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा, तो बना लो भाई नॉर्मल, ये लो भाई नॉर्मल बना लिया। ओके, इज इट स्ट्रेट और नॉट, चेक कर लेते हैं भाई, चेक। ओके, इट इज़ यहाँ से इतना। ओके, डॉटेड लाइन्स में होता है नॉर्मल, आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत है नहीं आपको। ओके, दिस इज़ नॉर्मल। नॉर्मल को नाम दे दिया है अपन ने, इसको N नाम दिया, इसको M नाम दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अभी ऊपर का जो मीडियम है ये एयर है, ठीक है, रेयर मीडियम है। और ये जो है ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, जो कि डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, मुझे बता सकते हो क्या? डेंसर मीडियम में रे नॉर्मल के पास से गुजरती है या नॉर्मल से दूर भागती है?
तो आप बोलोगे नॉर्मल के पास से गुजरती है, शॉर्टकट लेता है वो, शॉर्टकट। वेरी नाइस, शॉर्टकट लेगा वो यहाँ से एस से, अरे क्या हो गया, एस से, ठीक है, शॉर्टकट ले लिया उसने, शॉर्टकट ले लिया। तो ये भी क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, बिकॉज ये रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। तो भाई इसका नाम दे देते हैं, अच्छा इसको लिख देते हो भाई इंसिडेंट रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे, और इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये तो नॉर्मल है। अच्छा अभी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको क्या कहते हैं, आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो बचपन से पता आ रहे। और ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला जो रे है, ये वाला जो रे है इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ओके ओके, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। इसके बाद क्योंकि देखो यहाँ पर जाके फिर से टकराया है, ठीक है, यहाँ पर जाके फिर से टकराया है ग्लास स्लैब के अंदर, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो भाई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको हमने बी मान लिया, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये लो भाई, नॉर्मल हमेशा डॉटेड होता है, हमें पता है। ओके ठीक है, इसका नाम दे दिया भाई एन डब्ल्यू, सॉरी एन डैश, इसका नाम दे दिया भाई एम डैश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करो, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करो, यहाँ पर, ओके यहाँ पर। अच्छा भाई अभी देखो, अभी फिर से एयर आ चुका है, फिर से एयर आ चुका है जो कि रेयरर मीडियम है। तो मुझे बताओ अभी रे किस तरफ जाएगा, क्या नॉर्मल से, नॉर्मल के पास से गुजरेगा या फिर नॉर्मल से दूर भागेगा। देखो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो क्या बोला था मैंने आपको पहले कि वो हमेशा दूर भागता है, जब डेंसर से रेयरर जाता है तो दूर भागता है रे, तो दूर भगा दो उसको, सपोज हमने इसको दूर भगा दिया। ओके लेकिन कैसे दूर भगाना है, देखो पहले इसको एक्सटेंड करो, ऐसे करके एक्सटेंड करो इसको, ठीक है, ऐसे करके इसको आपको एक्सटेंड करना है ऐसे, ये डॉटेड में होगा बिकॉज ये तो ओरिजिनल पाथ है ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, लेकिन तो यहाँ से तो जा नहीं रहा रे, ठीक है ना, इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है, चलिए ये ओरिजिनल है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या बोला था, व्हेन अ रे ऑफ दिस ओके, तो इट इमर्जेस आउट ऑफ द ग्लास स्लैब पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो रे निकल के आएगी ग्लास स्लैब से, जो इमर्ज होकर आएगी, मतलब इस वाले रे की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, पैरेलल टू द ओरिजिनल प्रोपगेशन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल प्रोपगेशन मतलब क्या, ओरिजिनल पाथ जो है, मतलब जिस पाथ से वो जाने वाला था ओरिजिनली, ठीक है, उसके पैरेलल होगा, मतलब इस वाले लाइन के पैरेलल होगा भाई, इसके पैरेलल होगा, पैरेलल एक ड्रॉ कर दो लाइन स्केल की मदद से कॉपी में। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक, अच्छा रुको मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं दिमाग, इसे बोलते हैं दिमाग, देखा, ये लो एक्सटेंड कर दो, पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इसके साथ ये हो जाता है अपना पैरेलल। ओके ओके, समझ में आ गया। तो एरो दिखाओ किस तरफ जा रहा है रे, किससे निकल रहा है, किस तरफ से। ओके अभी इमर्ज, अच्छा ठीक है, ये तो भाई हो गया। अच्छा अभी देखो मुझे बताओ, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आर होगा। और ये जो नया रे आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि ये ग्लास स्लैब से इमर्ज होके निकली है, मतलब ये निकली है, ये कम आउट हुआ है इसका, ठीक है ना, इट केम आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, इसको इसका नाम दिया जाता है, आ जाओ भाई तेरे को नाम दिया जाता है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे नाम दिया जाता है इसको। और मैंने आपको क्या बोला था, देखो द एंगल which the emergent ray makes with the normal is called what, angle of emergence, it is denoted by E। तो अभी ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। एंड द फन फैक्ट इज
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसी वजह से ये रे और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है वो पैरेलल होता है, बिकॉज इनके बीच में एंगल सेम है। ठीक है, हियर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला आपको याद रखना है। ओके अच्छा, तो अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया। हाँ ये ई है, और कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। इसमें लिख दो भाई पाथ ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट देखो यहाँ पर जो मैंने आपको स्किप कर दिया था, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट। The perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral shift or lateral displacement। मतलब इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, मतलब ये वाला ओरिजिनल पाथ जो है और जो इमर्जेंट रे है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लैटरल, दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री है तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा ना। ये लो भाई 90 डिग्री हो गया, ये लो। सो दिस इज 90 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर ये 90 डिग्री, ये लो भाई। और इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया था एक्स वाई, और ये जो एक्स वाई है दिस इज नथिंग बट लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब इसको लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सॉरी कॉल आया था। सो लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस वाले लाइन से इस वाले लाइन का डिस्टेंस है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ दूरी है इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या, डिस्टेंस या फिर दूरी। ठीक है, कुछ दूरी है, इसलिए इसको कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। शिफ्ट क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ में कुछ यू कैन से कि चेंज हुआ है, जगह चेंज हुआ है ना। इसको जाना चाहिए था इस तरफ से, लेकिन जा रहा है इस तरफ से, तो जगह चेंज हुआ है ना। इसलिए इसको शिफ्ट भी कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्यों? कि इससे जगह थोड़ा सा डिस्टेंस है इसके बीच में। ओके, दूरी है इसके बीच में, इन दोनों के दोनों रेस में। ओके, रे, इसको हमने सी मान लिया भाई, इसको सी लिख देता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं। तो ये है फिगर ऑफ हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ आपके लिए, ये लो। ठीक है, ये है परफेक्ट वाला डायग्राम। ओके, जो आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए आज का लास्ट टॉपिक फैक्टर्स, मतलब ये जो लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स lateral shift depends on, क्या क्या फैक्टर्स हैं देख लेते हैं। पहला, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। ओके, ये बात आपको याद रखना है। जितना मोटा ग्लास स्लैब उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट, बिकॉज मोटा है मतलब क्या? मोटा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मतलब क्या? लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, और ज़्यादा बेंड करेगा मतलब क्या? इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच में डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी देखो मैं आपको क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं बताओ? तो अगर ये एंगल बड़ा हो जाए, ऐसे यहाँ से जाने लगे ये, तो ये ऐसे बेंड होकर फिर ऐसे जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा रे लाइन, और ये लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो
डिस्टेंस देख सकते हो, डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो चुका है अभी। ओके, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, और सेम रहेगा मतलब क्या होगा, गड़बड़ होगा, ठीक है, मतलब लैटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या है, और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, जो मैंने बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो भी लैटरल शिफ्ट ज़्यादा होगा, ओके। या फिर सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब एंड सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम मतलब अभी डेंसर है, रेयरर है, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। और है वेवलेंथ, क्या बोला था, वेवलेंथ भी होगा। अभी मैंने क्या बोला था, वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब क्या, ज़्यादा बेंडिंग, खत्म, ओके। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, वेवलेंथ कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेंडिंग होगा, और ज़्यादा बेंडिंग होगा मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनके बीच में, lateral shift, okay. So this is nothing but the end of this interesting मज़ेदार वीडियो।